चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू अनदर क्लास ऑन IS-23 दैट इज़ बोरिंग कॉस्ट। लास्ट क्लास में हमने IS-23 बोरिंग कॉस्ट का काउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में हमने सिर्फ इस स्टैंडर्ड का एक बैकग्राउंड डिस्कस किया था। हमने बोरिंग कॉस्ट की डेफिनेशन देखी थी कि बोरिंग कॉस्ट कहते किसको है। हमने क्वालिफाइंग एसिड का कॉन्सेप्ट देखा था कि क्वालिफाइंग एसिड क्या होता है, और फिर हमने इस स्टैंडर्ड का एक ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया था कि क्यों ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया, क्यों ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वजूद में लाया गया है। तो सबसे पहले तो हम क्विक रिकैप कर दें कि क्या बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी और फिर हम आज के एजेंडा को आगे लेकर चलेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोरिंग कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ाई थी। सबसे पहले मैंने आपको बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझाया था कि बोरिंग कॉस्ट होता क्या है। सर, बोरिंग कॉस्ट इज सिंपली फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट इज सिंपली फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट। जब एक कंपनी फंड्स बोरो करती है यानी कि लोन लेती है, चाहे वो बैंक से लोन ले, किसी लेंडर से लोन ले, तो जो भी लोन के अगेंस्ट कंपनी को कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, इसे हम सिंपली बोरिंग कॉस्ट कह रहे होते हैं। अब बोरिंग कॉस्ट में मेरी और आपकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग तो यह है कि इंटरेस्ट जो भी हम उधार लेते हैं, जो भी हम लोन लेते हैं, उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, दिस इज बोरिंग कॉस्ट। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग इंटरेस्ट के साथ साथ अगर लोन को हासिल करने में आपको डिफरेंट तरह की कोई लोन प्रोसेसिंग फ़ी, कोई बैंक कमीशन, कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, कोई लीगल चार्जेस वगैरह इनकर करने पड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी बोरिंग कॉस्ट ही कहलाई जाएगी। इन शॉर्ट, एक फंड्स को बोरो करने के लिए जो भी आप कॉस्ट इनकर करते हो, चाहे वो इंटरेस्ट कॉस्ट हो या जो भी एंसिलरी कनेक्टेड कॉस्ट हो, इन सारी कॉस्ट को हम बोरिंग कॉस्ट कह रहे होंगे। इसी तरीके से अगर आप फॉरेन करेंसी में कोई बोरिंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी पाकिस्तान में है लेकिन मैं डॉलर्स में बोरिंग करता हूँ, दिरहम में बोरिंग करता हूँ या किसी और फॉरेन करेंसी में बोरिंग करता हूँ, और सब्सिक्वेंटली एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होता है, यानी एक्सचेंज रेट इंक्रीज या डिक्रीज बढ़ जाता है, तो मुझे अपनी फॉरेन करेंसी बोरिंग पे नुकसान हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने $1,00,000 का लोन लिया, उस वक्त डॉलर का एक्सचेंज रेट 200 रुपये पर डॉलर था और आज डॉलर का एक्सचेंज रेट 280 रुपये हो गया है, तो मुझे हर डॉलर पे 80 रुपये ज़्यादा रिपे करने पड़ेंगे। ये भी मेरा एक नुकसान है, ये भी मेरी एक कॉस्ट है। तो इसी तरीके से अगर फॉरेन करेंसी बोरिंग्स के ऊपर कोई एक्सचेंज डिफरेंस आता है, ये भी बोरिंग कॉस्ट है। एक चीज़ मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई थी कि बोरिंग कॉस्ट में इक्विटी से पर्टेनिंग कॉस्ट नहीं आती। इक्विटी से पर्टेनिंग कॉस्ट नहीं आती। मैंने यूँ समराइज किया था कि एक कंपनी अपनी ज़िंदगी में पैसा अरेंज करने के लिए, फंड्स अरेंज करने के लिए, या तो अपने इक्विटी होल्डर्स की तरफ देखती है या अपने लेंडर्स की तरफ देखती है। लेंडर से जो पैसा लिया जाता है, उनके ऊपर जो कॉस्ट बर्दाश्त की जाती है, दिस इज बोरिंग कॉस्ट। लेकिन अगर एक कंपनी अपने इक्विटी होल्डर से अपने ऑर्डिनरी शेयर्स के अगेंस्ट पैसा रेज कर रही है, पैसा ले रही है, तो ये इक्विटी का पैसा, ये पैसा बोरिंग नहीं है। और चूंकि ये पैसा बोरिंग नहीं है, तो इसके ऊपर आने वाली कॉस्ट, इसके ऊपर जो डिविडेंड दिया जाता है, उसे हम बोरिंग कॉस्ट नहीं कह रहे होंगे, उसे हम बोरिंग कॉस्ट नहीं कह रहे होंगे। फिर हमने इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया। सर, इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है। ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर क्वालिफाइंग एसिड को कंस्ट्रक्ट या प्रोड्यूस करने के लिए, अगर क्वालिफाइंग एसिड को कंस्ट्रक्ट या प्रोड्यूस करने के लिए कोई बोरिंग्स की जा रही है, तो उन बोरिंग्स के ऊपर जो बोरिंग कॉस्ट आएगी, इसे आप पीरियड एक्सपेंस नहीं मानेंगे, इसे आप रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं मानेंगे, बल्कि इस बोरिंग कॉस्ट को आप क्वालिफाइंग एसिड की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देंगे। देखिए, आम हालात में हम जो भी लोन, जो भी इंटरेस्ट, जो भी मार्कअप वगैरह पे करते हैं, उसे हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए पीरियड एक्सपेंस, एज ए रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस कर देते हैं, एक्सपेंस आउट कर देते हैं। लेकिन अगर एक बोरिंग से कोई क्वालिफाइंग एसिड कंस्ट्रक्ट या मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो जो भी इस बोरिंग के ऊपर बोरिंग कॉस्ट आएगी, उसे हम क्वालिफाइंग एसिड की कॉस्ट का पार्ट बना रहे होंगे। लेकिन फिर यहाँ पर सवाल क्रिएट होता है कि सर, क्वालिफाइंग एसिड का क्या मतलब है? क्वालिफाइंग एसिड किसे कहते हैं? सर, क्वालिफाइंग एसिड की भी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन थी। कोई भी एसिड जिसको मैन्युफैक्चर होने में, जिसको प्रोड्यूस होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता हो, इसे हम क्वालिफाइंग एसिड कह रहे होंगे। कोई भी एसिड जिसको मैन्युफैक्चर होने के अंदर या प्रोड्यूस होने के अंदर अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम को हम समझेंगे 6 महीने या उससे ज़्यादा का अर्सा लग रहा है, इसे हम क्वालिफाइंग एसिड कह रहे होंगे। अब जनरली ये आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगा, लेकिन ये इन्वेंट्री भी हो सकता है, ये इंटेंजिबल एसेट भी हो सकता है, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो सकता है। तो कोई भी एसेट जिसको मैन्युफैक्चर करने में, प्रोड्यूस करने में अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम 6 महीने या उससे ज़्यादा का अर्सा लग रहा है, इसे हम क्वालिफाइंग एसेट कह रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी अदर इन्वेंट्री, इट कैन बी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इट कैन बी पावर जनरेशन फैसिलिटीज, इट कैन बी इंटेंजिबल, इट कैन बी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव यह है कि क्वालिफाइंग एसिड के लिए अगर कोई बोरिंग की जाती है, बोरिंग कॉस्ट इनकर की जाती है, तो इस बोरिंग कॉस्ट को
हम एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देंगे, हम एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देंगे। अब आज के एजेंडा पे आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन कौन से एसेट क्वालिफाइंग एसेट है, कौन से एसेट क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। देखो क्या कह रहा है, कहता है आइडेंटिफाई वेदर और नॉट द फॉलोइंग आर क्वालिफाइंग एसेट। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इन 6 में से कौन से क्वालिफाइंग एसेट है, कौन से नहीं है। नंबर 1, अ कंस्ट्रक्शन कंपनी कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज फॉर द गवर्नमेंट विच विल टेक 6 years टू कंप्लीट। अगर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रही है गवर्नमेंट के लिए जिसको 6 साल लगते हैं पूरा होने में, तो क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है? यस सर, 6 years टू कंप्लीट, यानी कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, तो ये क्वालिफाइंग एसेट है। A very sophisticated integrated circuits being made by an entity who manufactures and sells 10,000 to 12,000 units every month। कह रहा है बहुत ही कुछ सोफिस्टिकेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट्स है जो कि कंपनी बनाती है, जो कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और हर महीने 10 से 12,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करके सेल किए जाता है। क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है? नहीं सर, यहाँ पर एक तो कोई टाइम बताया हुआ ही नहीं है कि सर्किट ऊपर बनाने में कितना टाइम लगता है। सेकेंडली, अगर हर महीने 10,000 12,000 यूनिट बन रहे हैं तो ये एक इनडायरेक्ट हिंट है कि इसको बनाने में इतना टाइम नहीं लगता होगा, इसको बनाने में इतना टाइम नहीं लगता होगा, ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। इसी तरीके से अब पावर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन, इट मे टेक 10 months टू कंप्लीट दिस। एक पावर प्लांट है जिसको बनाने में 10 महीने लगेंगे, यस सर, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम में, ये क्वालिफाइंग एसेट है। अ इक्विपमेंट परचेज्ड बाय एक्स लिमिटेड, द इक्विपमेंट में बी यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर इट इज डिलीवर्ड। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है एक इक्विपमेंट हमने परचेज किया और जैसे ही हमने परचेज किया ये इमीडिएटली यूज़ करने की पोजीशन में, इसको हम फ़ौरन यूज़ कर सकते हैं। क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है? नहीं सर, ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। नहीं सर, ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। लेकिन 2 वजह है। पहली वजह ये कि इस एंट्री में हमें ये बताया ही नहीं है कि इसको बनाने में कितना टाइम लगा, ये एंट्री में हमें ये बताया ही नहीं कि इसको बनाने में कितना टाइम लगा। और सेकेंडली, जब हमने परचेज़ किया, जब हमें डिलीवर हुआ, हम तो फ़ौरन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमने परचेज़ किया, हमें डिलीवर हुआ, तो हम तो इसको फ़ौरन ही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोई सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र ही नहीं है, तो दिस इज़ नॉट क्वालिफाइंग एसेट। स्पेशल ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर टू मैन्युफैक्चर अ मशीन फॉर हिम विच विल टेक 11 months एट लीस्ट। कस्टमर की तरफ से एक स्पेशल ऑर्डर आया है एक मशीन बनाने का जिसको बनाने में कम से कम 11 महीने लगेंगे, यस सर, क्वालिफाइंग एसेट है। एन एंटिटी इज कंस्ट्रक्टिंग ऑफिस बिल्डिंग विच विल टेक 8 months टू कंप्लीट। सर, एक ऑफिस बिल्डिंग बना रही है कंपनी जिसको 8 महीने लगेंगे, ये भी हमारा क्वालिफाइंग एसेट है। जी वजी, आपके सवाल का जवाब यस है। अच्छा जी, अब आते हैं आगे। सर, आईएस 23 में हम 2 तरह की बोरिंग्स का जिक्र करेंगे, हम 2 तरह की बोरिंग्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वन इज कॉल्ड स्पेसिफिक बोरिंग एंड सेकंड इज कॉल्ड जनरल बोरिंग। वन इज कॉल्ड स्पेसिफिक बोरिंग एंड सेकंड इज कॉल्ड जनरल बोरिंग। अब दोनों केसेस में बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, यानी कितनी बोरिंग कॉस्ट हमने कैपिटलाइज करनी है, ये कैसे कैलकुलेट होगा, वो तो मैं डिस्कस करूंगा ही। पहले हम फर्क समझते हैं कि स्पेसिफिक बोरिंग और जनरल बोरिंग में फ़र्क क्या है। स्पेसिफिक बोरिंग और जनरल बोरिंग में फ़र्क क्या है? देखिए, एक ऐसी बोरिंग जो कि स्पेसिफिकली क्वालिफाइंग एसिड को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करने के लिए की गई हो, इसे हम स्पेसिफिक बोरिंग कहेंगे। एक ऐसी बोरिंग जो कि स्पेसिफिकली क्वालिफाइंग एसिड को प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करने के लिए की गई हो, इसे हम स्पेसिफिक बोरिंग कहेंगे। यानी आपने लोन ही इस नीयत से लिया है, लोन ही इस पर्पस के लिए लिया है कि आपने इन पैसों से कोई क्वालिफाइंग एसिड प्रोड्यूस करना है, आपने इन पैसों से कोई क्वालिफाइंग एसिड मैन्युफैक्चर करना है, इसे हम सिंपली स्पेसिफिक बोरिंग करे होंगे। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग, कंपनी अपनी ज़िंदगी में एट टाइम्स लोन लेती है किसी स्पेसिफिक पर्पस से, और कंपनी अपनी ज़िंदगी में एट टाइम्स लोन लेती है जनरल पर्पस के लिए। बाय फॉर एग्जांपल, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कंपनी बैंक से 5 करोड़ रुपए का लोन ले, अब उस लोन में से अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी पे करे, अपने बिजली का बिल भी पे करे, अपनी प्रीमिसेस का रेंट भी पे करे, अपने बिजनेस के सारे खर्चे करे,
और साथ साथ उन्हीं पैसों में से क्वालिफाइंग एसिड भी कंस्ट्रक्ट करवा दे। यहां पर क्या है कि यहां पर आपने लोन लिया है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एसिड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एसिड को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो ये स्पेसिफिक बोरिंग है। जनरल बोरिंग का मतलब है, जनरल बोरिंग का मतलब है आपने ऐसी बोरिंग्स की हैं जिससे आप क्वालिफाइंग एसिड तो बना रहे हो लेकिन साथ साथ बिजनेस के बाकी खर्चे भी कर रहे हो, लेकिन साथ साथ बिजनेस के बाकी खर्चे भी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं बैंक के पास जाऊं और बैंक से कहूं कि मुझे 2 करोड़ रुपए का लोन चाहिए क्योंकि मुझे अपने कॉलेज के लिए एक कैंपस कंस्ट्रक्ट करवाना है, क्योंकि मुझे अपने कॉलेज के लिए कैंपस कंस्ट्रक्ट करवाना है, तो मैंने बैंक से जो ये 2 करोड़ रुपए का लोन लिया स्पेसिफिकली कॉलेज का कैंपस कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए, ये मेरी स्पेसिफिक बोरिंग्स है। लेकिन अगर मैं बैंक के पास जाऊं और बैंक से कहूं मुझे 5 करोड़ का लोन चाहिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए, यानी कि बिजनेस के जो खर्चे होते हैं उनको पे करने के लिए, जिसमें सैलरीज भी पे करूंगा, रेंट भी पे करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी भी पे करूंगा, टीचर्स को सैलरी भी पे करूंगा, बहुत सारी चीज़ें पे करूंगा, और साथ साथ मैं अपना कैंपस भी कंस्ट्रक्ट करवाऊंगा। तो अब यहाँ जो मैंने 5 करोड़ का लोन लिया उसमें मैं क्वालिफाइंग एसिड पे भी खर्चा कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों पे भी खर्चा कर रहा हूँ। दिस लोन इज कॉल्ड जनरल बोरिंग। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या है स्पेसिफिक बोरिंग और जनरल बोरिंग की? स्पेसिफिक बोरिंग्स आर फंड्स borrowed specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset। वो फंड्स जो कि आपने स्पेसिफिकली क्वालिफाइंग एसिड को मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्वालिफाइंग एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए बोरो किए, इसे हम स्पेसिफिक बोरिंग कहेंगे। एंड व्हाट इज जनरल बोरिंग? जनरल बोरिंग्स आर फंड्स borrowed for various purposes। general borrowings are funds borrowed for various purposes and they are used apart from these purposes also for the qualifying asset, also for the construction of qualifying asset। वो फंड्स जो कि आपने बहुत सारे कामों के लिए बोरो किए, जिसे आप बाकी कामों पे भी इस्तेमाल कर रहे हो और क्वालिफाइंग एसिड की कंस्ट्रक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हो, इसे हम जनरल बोरिंग कह रहे होंगे। क्या हमें दोनों का फर्क समझ आता है? भाई फॉर एग्जांपल एक कंपनी है यूनिलीवर पाकिस्तान। यूनिलीवर पाकिस्तान लेट से HBL बैंक के पास जाती है और कहती है कि 10 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, हमें एक नई फैक्ट्री लगानी है। तो चूंकि ये 10 करोड़ रुपए का लोन एक नई फैक्ट्री के लिए लिया गया है, ये स्पेसिफिक बोरिंग है। और अगर यूनिलीवर पाकिस्तान HBL के पास जाकर लेट से 15 करोड़ का लोन लेती है कि भाई हमें नई फैक्ट्री भी लगानी है और साथ साथ अपने बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस भी करने हैं, तो अब ये जनरल बोरिंग बन जाएगा। अब पहले हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक बोरिंग के केस में हम बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर क्या मतलब बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड? देखिए ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक बोरिंग या जनरल बोरिंग पे जो भी इंटरेस्ट आएगा या जो भी बोरिंग कॉस्ट आएगी सबकी सब कैपिटलाइज हो जाएगी। उसको कैपिटलाइज करने का एक तरीक़ेकार है, एक मैकेनिज्म है। तो स्पेसिफिक बोरिंग के ऊपर जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट, जो भी बोरिंग कॉस्ट आएगी, उसमें से कितना अमाउंट हम क्वालिफाइंग एसिड की कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे, कितना अमाउंट हम P&L में एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे, ये मैं डिस्कस करने लगा हूं। देखिए सिंपल सा रूल है, प्रैक्टिकली समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने कॉलेज के लिए एक कैंपस बनाना है। मैं कैंपस बनाने के लिए फॉर एग्जांपल एक बिल्डर के पास जाता हूं और बिल्डर ने मुझे एस्टीमेट दिया लेट से कि 2 करोड़ रुपए का 20 मिलियन का खर्चा होगा। मैं एक बिल्डर के पास गया, बिल्डर को मैंने रिक्वायरमेंट बताया कि मुझे इस तरह का कैंपस बनाना है कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी हो, इतने क्लासरूम्स हो, इतनी एडमिन की स्पेस हो। बिल्डर ने मुझे टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बता दी कि भाई 2 करोड़ 20 मिलियन में आपका ये कैंपस रेडी हो जाएगा। अच्छा, बिल्डर ने कहा कि इस कैंपस को बनाने में हमें 12 महीने लगेंगे। ठीक हो गया। अब मेरे पास फिलहाल 2 करोड़ रुपए 20 मिलियन नहीं है। मैं बैंक के पास जाता हूं और बैंक से एक लोन लेता हूं लेट से 20 मिलियन का, और बैंक ने मुझे ये लोन दिया 15% पे। तो 20 मिलियन का लोन मुझे मिल गया 15% के इंटरेस्ट में। मुझे बैंक को 15% के हिसाब से मार्कअप देना पड़ेगा। लेट्स से कि 1 जनवरी 2026 पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई
1 जनवरी 2026 पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और चूंकि बिल्डर ने कहा था 12 महीनों में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि 31 दिसंबर 2026 पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, यहाँ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। बैंक ने मुझे 1 जनवरी 2026 पे 20 मिलियन का लोन दे दिया, मैंने बैंक से पैसे लेकर घर आ गया। लेकिन प्रैक्टिकली आप सोचें, जब आप कोई इस तरह का काम करते हो, कोई इस तरह की कंस्ट्रक्शन करवाते हो या कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट करते हो, क्या आप सामने वाली पार्टी को सारा पैसा एक साथ डे वन पे दे देते हो? भाई आपने कभी ना कभी अपने घर पे, अपने फादर के बिजनेसेस में या कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन देखी होगी। कभी कभी घर पे पेंटिंग होती है, डेंटिंग पेंटिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम होता है, कंस्ट्रक्शन होती है। तो प्रैक्टिकली कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप किसी से कंस्ट्रक्शन करवाओ और जो भी उसकी कॉस्ट है वो सारी की सारी डे वन पे कर दी जाए। प्रैक्टिकली कोई ना कोई पेमेंट शेड्यूल डिसाइड किया जाता है कि भाई थोड़ा पैसा शुरू में दे देंगे, थोड़ा पैसा बीच में दे देंगे, थोड़ा पैसा बाद में दे देंगे, थोड़ा पैसा एंड में दे रहे होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल बिल्डर से एग्री ये हुआ कि मुझे 5 मिलियन डे वन पे करना है, मुझे 5 मिलियन डे वन पे करना है, फिर 31 मार्च 2026 पे 7 मिलियन पे करना है, फिर 31 मार्च 2026 पे 7 मिलियन पे करना है, फिर 30 जून 26 पे मज़ीद 8 मिलियन पे करना है। टोटल 20 मिलियन है, लेकिन मुझे पेमेंट कैसे करनी है? डे वन पे 5 मिलियन पे करना है, 3 महीने बाद 7 मिलियन पे करना है, फिर मज़ीद 3 महीने बाद 8 मिलियन पे करना है। कितने हो गए ये? 7 और 8 और 5 20 मिलियन। ये हमारी पेमेंट इस तरह से होगी। या हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेट्स से कि 6 मिलियन यहाँ पे करना है और 2 मिलियन हम काम कंप्लीट होने पे करेंगे। मेरा डिसाइड ये हुआ कि पेमेंट मैं कुछ इस तरह से करूँगा। डे वन पे 5 मिलियन पे करूँगा, फिर 3 महीने बाद 7 मिलियन, फिर 3 महीने बाद 6 मिलियन और फिर काम खत्म हो जाएगा तो बकाया 2 मिलियन पे कर दूंगा। अब प्रैक्टिकली, लॉजिकली या एक क्या कहेंगे, एक क्रिटिकल थिंकर के तौर पे सोचिएगा। आपने 1 जनवरी 2026 पे बैंक से 20 मिलियन का लोन ले लिया। बैंक से हमने 20 मिलियन का लोन 1 जनवरी 2026 से ले लिया, तो बैंक तो हमें इस दिन से 15% का सूद चार्ज करना स्टार्ट कर देगा, 15% का इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। मैंने जब बैंक से लोन लिया, अब मैं उस पैसों को यूज़ करूँ या ना करूँ, अपने घर पे रहने दूँ, बैंक को इससे गर्ज नहीं है। बैंक मुझे डे वन से इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देगा, बैंक मुझे डे वन से इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देगा। लेकिन एक्चुअली मैं पैसा खर्च कैसे कर रहा हूँ? सर मैं पैसा ऐसे खर्च कर रहा हूँ कि मैंने 20 मिलियन में से पहले सिर्फ 5 मिलियन खर्च किए, फिर 3 महीने बाद 7 मिलियन खर्च करूँगा, फिर 3 महीने बाद 6 मिलियन खर्च करूँगा, फिर 6 महीने बाद मुझे बकाया 2 मिलियन पे करने होंगे। एक टर्म में इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसे हम कहेंगे सरप्लस फंड्स। देखो सिंपल सी मैथ्स है, अगर मैंने 1 जनवरी पे 20 मिलियन लिए और 5 मिलियन डे वन पे बिल्डर को पे कर दिए, तो मेरे पास कितने पैसे बच गए? सर मेरे पास अभी भी 15 मिलियन बच गए। इसको हम सरप्लस फंड कहेंगे, फिर 3 महीने गुजरने के बाद मैंने बिल्डर को मजीद 7 मिलियन पे किए। जब 3 महीने बाद मैंने बिल्डर को मजीद 7 मिलियन पे किए तो अभी भी मेरे पास 8 मिलियन बच गए, ये हमारा सरप्लस फंड है। फिर मजीद 3 महीने के बाद मैंने बिल्डर को मजीद 6 मिलियन पे किए। मेरे पास 8 मिलियन थे, मैंने 6 मिलियन पे किए। सर हमारे पास अभी भी 2 मिलियन रह जाएंगे। फिर 1 साल पूरा होने के बाद मैंने बिल्डर को बकाया 2 मिलियन पे कर दिए, तो मेरा जो लोन का पैसा था वो सारा का सारा खत्म हो गया है। सिंपल है, जो भी आपने फंड्स बोरो किए, जितना जितना अमाउंट पे करते जा रहे हो, जितना जितना पैसा बचता जा रहा है, दिस इज कॉल्ड सरप्लस फंड। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस लोन पे बोरिंग कॉस्ट कितनी है? सर 20 मिलियन का लोन है, 15% का इंटरेस्ट है और 12 महीने का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने लोन लिया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और यहाँ से लेकर यहाँ तक लोन भी चलेगा, कंस्ट्रक्शन भी चलेगी, तो 12 महीनों का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 12.12, ये आ जाएगा 3 मिलियन।
ये आ जाएगा 3 मिलियन। लेकिन एक प्रैक्टिकल, एक लॉजिकल बिजनेसमैन एक दिन के लिए भी ना अपने पैसे ज़ाया नहीं होने देता। एक दिन के लिए भी एक प्रैक्टिकल, एक लॉजिकल बिजनेसमैन अपने पैसे ज़ाया नहीं होने देता। उसको पता है कि यार मैंने आज 20 मिलियन का लोन लिया है, लेकिन मुझे पेमेंट तो ऐसे ऐसे करनी है, तो इन अरसों में मेरे ये वाले पैसे तो बचे रहेंगे, तो वो इन पैसों को भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देगा। वो इन पैसों को भी कहीं ना कहीं, देखो कंपनी के लिए एक एक दिन भी बड़ा अहम होता है, वो एक दिन भी अपना फंड अनयूटिलाइज नहीं छोड़ती, वो कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट कर देती। फॉर एग्जाम्पल हम एक दूसरे बैंक के पास गए, उन्होंने हमें कहा कि आप हमारे पास अगर सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो सेविंग अकाउंट पे हम आपको लेट्स से 10% का रिटर्न देंगे। सेविंग अकाउंट पे हम आपको 10% का इंटरेस्ट देंगे, यानी सेविंग अकाउंट में जो भी आप पैसा रखवाओगे उस पर हम आपको 10% से इंटरेस्ट देंगे। तो मैथ्स कैसे होगी, मैथमेटिकली कैसे चीज़ें चलेगी? अगर तुम्हारे पास डे 1 पे 20 मिलियन आए और तुमने 5 मिलियन बिल्डर को दे दिए, तो 15 मिलियन बच गए। 15 मिलियन बच गए कितने अरसे के लिए? सर 3 महीने के लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मैं इन 3 महीनों के लिए इस 15 मिलियन को सेविंग अकाउंट में डाल सकता हूं। फिर 3 महीने के बाद मैंने मजीद 7 मिलियन पे करना है। जब मैं 7 मिलियन पे करूंगा तो फिर भी मेरे पास 8 मिलियन बच जाएंगे। कितने अरसे के लिए? सर अप्रैल, मई, जून, 3 महीने के लिए। तो मैं 3 महीने के लिए या 8 मिलियन सेविंग अकाउंट में डाल सकता हूं। फिर मैं 6 मिलियन पे करूंगा तो भी मेरे पास 2 मिलियन बच जाएंगे। कितने अरसे के लिए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीनों तक ये 2 मिलियन मेरे पास वैसे ही रखे रहेंगे। तो मैं 6 महीनों के लिए इन 2 मिलियन को भी इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो अब क्या करोगे? पहले आप कैलकुलेट करोगे बोरिंग कॉस्ट। 20 मिलियन का लोन था, 15% मार्कअप था और 12 महीने का पीरियड था, तो हमने 3 मिलियन की बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट की। अब इससे हम माइनस करेंगे लेस इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन सरप्लस फंड्स। लेस इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन सरप्लस फंड। देखो ये कैलकुलेट कैसे होगी। सबसे पहले 15 मिलियन आप इन्वेस्ट करोगे 10% के मार्कअप पे 3 महीने के लिए। ये 20 मिलियन में से 5 मिलियन पे करने के बाद हमारे पास 15 मिलियन बचे थे। कितने अरसे के लिए बचे थे? सर 3 महीने के लिए बचे थे। तो ये मैं इन्वेस्ट कर दूंगा सेविंग अकाउंट में, तो 15 मिलियन पे 10% से 3 महीने का मार्कअप आएगा। फिर मैं 7 मिलियन की बिल्डर को पेमेंट करूंगा, अब मेरे पास 8 मिलियन बच जाएंगे। कितने अरसे के लिए? 1, 2, 3 महीने के लिए। तो प्लस 8 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3/12। फिर मैंने मजीद 6 मिलियन की पेमेंट की तो भी मेरे पास 2 मिलियन बच गए। कितने अरसे के लिए? सर यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 6 महीनों के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये भी मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। प्लस 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12। यानी अफेक्टिवली चल क्या रहा है? आपने 20 मिलियन के लोन पे इतनी बोरिंग कॉस्ट इनकर की, लेकिन इसी लोन में से जो जो सरप्लस फंड बच रहा था उसको भी इन्वेस्ट करके इतना इतना इंटरेस्ट भी कमाया। तो मैं टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट में से, टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस में से ये वाली इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस करूंगा। मेरे पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड आ जाएगा। मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन परफॉर्म करता हूँ, इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करता हूँ। ये आ रहा है मेरे पास 0.675। किसी और ने अगर कैलकुलेशन परफॉर्म की हो तो मुझे बताइएगा अगर मैंने गलत कैलकुलेट किया हो। या 0.675। तो 3 मिलियन की बोरिंग कॉस्ट में से हमने 0.675 की इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस की,
हमारे पास 3 मिलियन माइनस दिस बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड आ गया 2.325 मिलियन 2.325 मिलियन। सही हो गया। अब ये बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड है, ये बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड है। अगर आप मुझसे पूछें कि सर आपके कैंपस की कॉस्ट कितनी है, आपके कैंपस की कॉस्ट कितनी है, तो कैंपस की कॉस्ट ये 2.325 नहीं होगी। कोई बता सकता है कैंपस की कॉस्ट कितनी होगी? मैंने जो कैंपस बनाया वो मेरी बैलेंस शीट पे, वो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस वैल्यू पे कैपिटलाइज्ड होगा? यस सर आपने बिल्डर को 20 मिलियन दिए, 5, 7, 6, 2, तो टोटल 20 मिलियन बिल्डर को दिए और इतना बोरिंग कॉस्ट आपने कैपिटलाइज करना है। तो आपकी बैलेंस शीट पे, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो ये कैंपस रिकॉर्ड होगा वो रिकॉर्ड होगा 20 मिलियन प्लस 2.325 मिलियन, दैट इज 22.325 मिलियन। तो दिस इज द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड और ये हमारे क्वालिफाइंग एसिड की कॉस्ट है, ये हमारे क्वालिफाइंग एसिड की कॉस्ट है। देखो आम हालात में अगर मेरे पास 20 मिलियन होते, मैं बैंक से लोन ना लेता तो सिर्फ 20 मिलियन का ही मेरे पास कैंपस रिकॉर्ड हो रहा होता। लेकिन मेरे पास 20 मिलियन नहीं थे, मैंने वो 20 मिलियन बैंक से बोरो किए, तो उस बैंक से बोरो करने के नतीजे में जो बोरिंग कॉस्ट आई वो भी हम क्वालिफाइंग एसिड की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर रहे हैं। और बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कैसे कैलकुलेट किया कि स्पेसिफिक बोरिंग पे जो बोरिंग कॉस्ट आई, जो भी हमारे पास सरप्लस फंड्स अवेलेबल थे बीच बीच में, उनको हमने इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट इनकम कमाई। तो टोटल बोरिंग कॉस्ट से इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस करके हमारे पास नेट बोरिंग कॉस्ट टू भी कैपिटलाइज है, नेट बोरिंग कॉस्ट को भी कैपिटलाइज आ गया। सर किसी ने सवाल पूछा कि सर क्या ये पॉसिबल है कि बैंक हमें 3 मंथ्स के लिए सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करने दे? यस, प्रैक्टिकली आप एक दिन के लिए भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है ना, तो सेविंग अकाउंट में हर दिन आप इन्वेस्टमेंट करते हो और एक एक दिन के एंड पे जितना भी बैलेंस होता है सिर्फ एक दिन का इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। तो ऐसी कोई शर्त नहीं है कि 6 महीने, 1 साल या 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, आप इवन एक एक दिन के लिए भी इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट इनकम कमा रहे होते हो। ये हमारी सिंपल सी मैथ्स है, ये हमारी सिंपल सी कैलकुलेशन है स्पेसिफिक बोरिंग के केस में बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कैलकुलेट करने की। थोड़ी सी थ्योरी रीड करता हूँ फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है द फाइनेंसिंग अरेंजमेंट फॉर क्वालिफाइंग एसेट may result in an entity obtaining borrowed funds and incurring associated borrowing cost before some or all of the funds are used for the expenditure on the qualifying asset. In such circumstances, the funds are temporarily invested pending their expenditure on the qualifying asset. देखो क्या कह रहा है, जब आप क्वालिफाइंग एसेट के लिए फाइनेंसिंग अरेंजमेंट करते हो या यानी कि लोन लेते हो, कोई फंड्स बोरो करते हो, तो होता यह है कि जो भी आपकी बोरिंग कॉस्ट है, जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, वो सारे के सारे एक साथ ना हो, थोड़ा थोड़ा करके हो, जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा। तो इस केस में क्या करेंगे, इन सच केसेस द फंड्स आर टेम्पररीली इन्वेस्टेड, तो हम फंड्स को इन्वेस्ट कर देते हैं टेम्पररी पीरियड के लिए। जैसे इन 3 महीने के लिए मैंने 15 मिलियन इन्वेस्ट किए, इन 3 महीने के लिए मैंने 8 मिलियन इन्वेस्ट किए, इन 6 महीनों के लिए मैंने 2 मिलियन इन्वेस्ट किए। तो ये इन्होंने प्रैक्टिकली बताया कि होता कैसे है कि जब आप फंड्स की बोरिंग करते हो तो ऐसा नहीं है कि सारा खर्चा एक साथ हो, हमें खर्चा थोड़ा थोड़ा करना होता है। तो जो भी हमारे पास फंड्स बच जाते हैं उसे हम टेम्पररीली कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन इज द एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड ऑन दैट बोरिंग। एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड ऑन दैट बोरिंग यानी कि हमने जो लोन लिया उस पर हमने कितना सूद देना है, उस पर हमें कितनी बोरिंग कॉस्ट बर्दाश्त करनी है ड्यूरिंग द पीरियड, लेस एनी इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन द टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ दोज बोरिंग। हम टोटल बोरिंग कॉस्ट में से अपनी टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम को माइनस कर देंगे जो भी हमने टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम कमाई है। ये जो मैंने काम किया है ना, यही काम यहाँ इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ थ्योरेटिकल लिखा हुआ है। आपकी बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट होगी, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड लेंगे, इसमें से टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बोरिंग कॉस्ट टू भी कैपिटलाइज हो जाएगी। और यही बात यहाँ थ्योरी में लिखी हुई है, द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन
इज द एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड, यानी जो भी आपको एक्चुअल सूद बर्दाश्त करना पड़ा, माइनस लेस एनी इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑन दोज बोरिंग, जो भी बोरिंग्स पे हमने इन्वेस्टमेंट की, जो भी हमने बोरिंग से इन्वेस्टमेंट की उस पर जो भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट इनकम आई, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड आ जाएगा। एक बहुत आसान सी इलस्ट्रेशन देखते हैं। कहता है अप लिमिटेड बोरोड अ लोन ऑफ 10 million from down bank at 15% per annum for construction of its power generation facilities। कह रहे कंपनी ने 10 मिलियन का लोन लिया डाउन बैंक से 15% के मार्कअप पे, और उसको पावर जनरेशन फैसिलिटीज़ बनानी है। अच्छा देखिए, कभी कभार ना आपका एग्जामिनर आपको बताएगा नहीं कि इसको बनाने में कितना टाइम लग रहा है, लेकिन आपको नेचर से समझ जाना चाहिए कि यार ये क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पावर जनरेशन फैसिलिटी जनरली बड़े एसेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म नेचर के एसेट्स होते हैं, तो ये इतना छोटे अरसे में नहीं बनते, इसको बनने में टाइम लगेगा ही लगेगा, तो ये क्वालिफाइंग एसेट है यहाँ पे। आगे कहता है द लोन वॉज रिसीव्ड ऑन 1 February 2011। लोन हमने कब रिसीव किया? 1 February 2011 पे, कितने का? 10 मिलियन का। अब लिमिटेड पेड 3 million टू द कॉन्ट्रैक्टर इमीडिएटली। 10 मिलियन में से 3 मिलियन हमने कॉन्ट्रैक्टर को फौरन पे कर दिए, एंड द रिमेनिंग 7 million वर पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर ऑन 1 March 2011। देखो 10 मिलियन का लोन लिया, कब लिया? 1 February 2011 पे। 10 मिलियन में से 3 मिलियन फौरन पे कर दिए, बाकी के जो 7 मिलियन है वो 1 March 2011 यानी कि 1 महीने बाद पे होंगे, 1 महीने बाद पे होंगे। कहता है द रिमेनिंग 7 million वर टेम्परली इन्वेस्टेड इन अ सेविंग अकाउंट एट 9% पर एनम। कह रहा है ये जो 7 मिलियन बचे हैं ना 1 महीने के लिए, इसे हमने 9% सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिया। कहता है कंपनी हैज ईयर एंड ऑफ 31 December। एज ऑफ 31 December 2011 द कंस्ट्रक्शन इज स्टिल इन प्रोसेस एंड द लोन इज आउटस्टैंडिंग। कह रहा अभी भी एसेट रेडी नहीं हुआ, अभी भी एसेट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन हमारा ईयर एंड आ गया। तो देखो 1 February 2011 पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और 31 दिसंबर 2011 में भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, यानी कि 11 महीना तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, 11 महीने तो कंस्ट्रक्शन हुई है, अभी भी एसेट रेडी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है ये एक क्वालिफाइंग एसेट है, ये एक क्वालिफाइंग एसेट है। हमसे ये कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2011। सर बहुत ही आसान सी इलस्ट्रेशन है, रादर देन कि मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करवाऊँ, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ज़रा जल्दी से खुद से इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। क्या हम इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं? बहुत आसान सी इलस्ट्रेशन है, ज़रा सॉल्व करें इसे। यहाँ देखिए सर 2-3 लोगों ने कैलकुलेट किया है और इत्तेफाक से मतलब 2 लोगों ने एक अमाउंट कैलकुलेट किया, एक लोगों ने एक डिफरेंट अमाउंट कैलकुलेट किया। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है अप लिमिटेड के नाम से। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि लोन लिया कब गया है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब से हुई है। इस सवाल के अंदर लोन 1 जनवरी पे नहीं लिया गया, लोन लिया गया है 1 फरवरी पे। तो जब से लोन लिया गया है इंटरेस्ट भी उसी वक्त से चार्ज होगा ना। तो अगर लोन 1 फरवरी से लिया गया है तो इंटरेस्ट भी 12 महीनों के नहीं 11 महीनों का कैलकुलेट होगा, 12 महीनों का नहीं 11 महीनों का कैलकुलेट होगा। यानी कि हमारे पास इंटरेस्ट कॉस्ट कैलकुलेट होगी 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 15% मल्टीप्लाई बाय 11 महीने, क्योंकि हमने लोन भी 1 जनवरी पे नहीं 1 फरवरी पे लिया। अब 1 फरवरी पे लोन लिया, 3 मिलियन फ़ौरन पे कर दिए, तो कितने बचे? 7 मिलियन। 7 मिलियन कब पे किए? 1 मार्च पे, यानी 1 महीने बाद ही पे कर दिया। स्टिल वो 7 मिलियन 1 महीने के लिए तो आपके पास ही थे ना, वो 7 मिलियन 1 महीने के लिए तो अनयूटिलाइज थे, सरप्लस फंड थे। तो हम क्या करेंगे? लेस इन्वेस्टमेंट इनकम 7 मिलियन मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट इनकम पे रेट कितना है 9%, 9% मल्टीप्लाई बाय 1/12।
तो ये आ जाएगा 10 मिलियन इंटू 15% इंटू 11/12, 1.375, 7 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 1/12, ये आ गया 0.0525। तो बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज आ जाएगा 1.375 माइनस दिस 1.3225। ये हमारे पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड आ गया। अच्छा देखें, अभी तो मैं आपको बिल्कुल बेबी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, अभी तो बिल्कुल हम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, बेबी क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हमने डायरेक्ट कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम बड़े सवाल देखेंगे, कॉम्प्लेक्स सवाल देखेंगे, तो मैं हर सवाल के अंदर आपके लिए एक टाइमलाइन बनाऊंगा। और टाइमलाइन बनाने से ना सवाल बहुत ईजी हो जाता है। टाइमलाइन बनाने से ना सवाल बहुत ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस सवाल में टाइमलाइन बनाऊं तो हमारा ईयर क्या है? सर हमारा ईयर है 1 जनवरी 2011 से लेकर 31 दिसंबर 2011। ये हमारा साल है, ये हमारा पूरा साल है, 1 जनवरी 2011 से लेकर 31 दिसंबर 2011। हमने लोन कब लिया? सर हमने लोन लिया है 1 फरवरी 2011 पे। हमने कितना लोन लिया? सर हमने लोन लिया है 10 मिलियन का। और कितनी पेमेंट की है? सर हमने 10 मिलियन में से 3 मिलियन फ़ौरन पे कर दिए। हमने 10 मिलियन में से 3 मिलियन फ़ौरन पे कर दिए। तो हमारे पास सरप्लस फंड कितना बचा? सर हमारे पास सरप्लस फंड बचा 7 मिलियन। हमारे पास सरप्लस फंड बचा 7 मिलियन। फिर एक महीने बाद ही 1 मार्च 2011 पे आपने मज़ीद 7 मिलियन की पेमेंट की। तो आपका सरप्लस फंड कितना हो गया? 0। आपका सरप्लस फंड कितना हो गया? 0। तो अब हमने क्या किया? हमने कहा देखो ये हमारा साल है 1 जनवरी 11 से लेकर 31 दिसंबर 11, लेकिन लोन हमने यहाँ लिया है, तो इंटरेस्ट भी यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट होगा, यानी कि 11 महीनों का कैलकुलेट होगा 1 फरवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। तो 10 मिलियन का 15% इंटू 11/12। फिर 7 मिलियन का जो सरप्लस फंड था वो सिर्फ 1 महीने के लिए था, तो 7 मिलियन 9% इंटू 1/12, ये हमारे पास बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज्ड आ गया। क्या ये समझ आता है? मैं क्लियर है? एक और सवाल देखते हैं। कहता है शायान लिमिटेड started the construction of a new factory on 1 January 2018 with a specific loan of 50 million borrowed at an interest rate of 8% per annum। एक कंपनी है शायान लिमिटेड जिसने एक नई फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की 1 जनवरी 18 पे। 50 मिलियन का स्पेसिफिक लोन लिया है, 50 मिलियन का स्पेसिफिक लोन लिया है 8% के सूद पे। द लोन वॉज यूटिलाइज्ड ऑन द फैक्ट्री एज फॉलो। हमने लोन खर्च कैसे किया? सर हमने 1 जनवरी 18 पे 25 मिलियन की पेमेंट की, 1 मई 18 पे 15 मिलियन की पेमेंट की, 1 अक्टूबर 18 पे 10 मिलियन की पेमेंट की। तो ये जो 50 मिलियन है ये एक साथ खर्च नहीं हुए, 25 मिलियन एक दिन और 15 मिलियन एक दिन और 10 मिलियन एक दिन। फिर कहता है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2018। 31 दिसंबर 2018 पे हमारा एसेट कंप्लीट हो गया। 31 दिसंबर 2018 पे हमारा एसेट कंप्लीट हो गया। However, during the accounting period, company invested the surplus fund at the interest rate of 3%। कह रहा जो भी सरप्लस फंड आता था उसे हम 3% पे इन्वेस्ट कर देते थे। How much amount of borrowing cost is eligible for capitalization at 31 December 2018? हमसे सवाल में पूछा है कि बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज्ड होगी, बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज्ड होगी। एक तो आप बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज कैलकुलेट करेंगे, दूसरा मुझे इस सवाल में कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री भी कैलकुलेट कर दें। भी कैलकुलेट कर दें कि 31 दिसंबर 2018 पे फैक्ट्री की क्या कॉस्ट होगी। अगेन आसान सा न्यूमेरिकल है, 5 मिनट आपके पास, ज़रा अटैम्प्ट करें फिर मैं इसे सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ देखिएगा सर 2-3 लोगों ने बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट किए 3.625। चेक करते हैं क्या ये सही है या नहीं है और किस तरह से कैलकुलेट की। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 शायान लिमिटेड। अब यहाँ पर
इस सवाल के अंदर डिफरेंट डेट्स पे पेमेंट हो रही है ना, तो इट्स बेटर कि आप एक टाइमलाइन बना लें। इट्स बेटर कि आप एक टाइमलाइन बना लें। हमारा ईयर क्या है? 2018। तो 1 जनवरी 18 से लेकर 31 दिसंबर 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये हमने पूरे साल का एक टाइमलाइन बना लिया। अब हमने 1 जनवरी 18 पे 50 मिलियन का लोन लिया, तो हमारे पास लोन के पैसे 50 मिलियन यहाँ पर आ गए। हमने 1 जनवरी 18 पे 25 मिलियन की पेमेंट की, तो 25 मिलियन हमने यहाँ पे किए। 1 मई पे हमने 15 मिलियन की पेमेंट किए। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये मई का महीना है। और हमने पेमेंट कब की है? 1 मई 2018 पे। कितनी? 15 मिलियन की। तो 15 मिलियन की पेमेंट हमने यहाँ की। और फिर बाकी हमने पेमेंट की 10 मिलियन की 1 अक्टूबर पे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर की 1 तारीख को की है। तो 1 अक्टूबर 2018 कितनी पेमेंट की है सर? 10 मिलियन की। तो अब अगर मैं सरप्लस फंड्स कैलकुलेट करूं, सर पहले दिन 50 मिलियन से 25 मिलियन की पेमेंट कर दी, तो आपके पास 25 मिलियन बचे। फिर 4 महीने बाद मज़ीद 15 मिलियन की पेमेंट की, तो आपके पास 10 मिलियन बचे। फिर कोई 4-5 महीने बाद मज़ीद 10 मिलियन की पेमेंट की, तो आपके फंड्स ज़ीरो हो गए। ये हमने टाइमलाइन बना लिया। वंस आप प्रॉपर टाइमलाइन बना लोगे ना, आपका सवाल 70-80% सॉल्व हो जाएगा, बस फिर कैलकुलेशन रह जाएगी। अब देखें, सबसे पहले इंटरेस्ट कॉस्ट 50 मिलियन का लोन है, इस पे इंटरेस्ट कितना है? 8%। और साल के पहले दिन लोन लिया गया था, साल के आखिर तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, तो मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 12.12, फिर लेस इन्वेस्टमेंट इनकम। सबसे पहले ये जो 25 मिलियन थे, इन्वेस्टमेंट का रेट कितना था? 3%। ये कितना अरसे के लिए इन्वेस्ट हुआ है सर? 1, 2, 3 और 4, सिर्फ ये 4 महीने के लिए इन्वेस्ट हुआ, क्योंकि 4 महीने बाद आप 15 मिलियन की पेमेंट करोगे तो सरप्लस फंड चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 25 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 3% मल्टीप्लाई बाय 4/12। फिर हमने 15 मिलियन की पेमेंट की, सरप्लस फंड 10 मिलियन रह गया। कितने अरसे के लिए? 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि 5 महीने बाद आप 10 मिलियन की पेमेंट करोगे तो सरप्लस फंड ज़ीरो हो जाएगा। तो 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 3% मल्टीप्लाई बाय 5/12। अब कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेते हैं। 50 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 12/12, ये आ जाएगा 4 मिलियन। अच्छा, इन्होंने चूँकि सवाल में फिगर्स फुल फिगर में दिया है, तो मैं फुल फिगर में ही सारे नंबर लिख रहा हूँ। इन्होंने सारे नंबर्स यहाँ पर फुल फिगर में दिए थे। 25 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 3% मल्टीप्लाई बाय 4/12, ये आ गया 2.5 लाख। और 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 3% मल्टीप्लाई बाय 5/12, ये आ गया 1,25,000। तो हमारे पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड 4 मिलियन माइनस 2.5 लाख माइनस 1.5 लाख, ये आ गया 3.6 मिलियन। सॉरी, 4 मिलियन माइनस 2.5 लाख माइनस 1.25, ये आ गया हमारे पास 3,625। और अगर मैं पूछूं कि सर हमने जो फैक्ट्री कॉस्ट कंस्ट्रक्ट की उसकी कॉस्ट कितनी है, तो कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री होगी 50 मिलियन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और 3.625 मिलियन की बोरिंग कॉस्ट, तो ये आ जाएगा
53625000 53625000। ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था स्पेसिफिक बोरिंग का। लेकिन अगेन अभी स्पेसिफिक बोरिंग कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। हम कैपिटलाइजेशन पीरियड का एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर जनरल बोरिंग्स की बात करेंगे, फिर हम ऐसे सवाल देखेंगे जिसमें स्पेसिफिक बोरिंग भी होगी, जनरल बोरिंग भी होगी। तो अभी चीज़ें मुश्किल होंगी वक्त के साथ साथ। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ बेसिक स्पेसिफिक बोरिंग का कॉन्सेप्ट देखा है कि स्पेसिफिक बोरिंग के केस में बोरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। ऑफिशियली हमारी क्लास यहीं तक थी, लेकिन अगर आपका कोई सवाल है तो मैं अगले 5-10 मिनट यहाँ पे मौजूद हूँ।